1977 में मार्शा ला के चंद रोज बाद जनरल ज़िया-उल हक अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे दिल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए यानी साबिक वज़ीर आज़म के लिए कोई जहर नहीं है। वज़ीर आज़म को अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम भी चलानी चाहिए। वो दरअसल तासुर दे रहे थे कि उनका भुट्टो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब जनरल ज़िया-उल हक ये इंटरव्यू दे रहे थे तो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल की प्लानिंग हो रही थी। लाहौर की सेशन कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जा चुकी थी जिसमें ज़ैड भुट्टो पर कत्ल का मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की गई थी। कुछ दिन बाद इस एप्लीकेशन को लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। यह दरख्वास्त एक ऐसे शख्स की तरफ से दायर की गई थी जिसकी वालदा ने सिर्फ एक बरस पहले कहा था कि वो भुट्टो पर अपने तमाम बेटे कुर्बान करने के लिए तैयार है। इस दरख्वास्त की समाअत जिस जज के पास होना थी वो कहता था कि भुट्टो से निजात का एक ही तरीका है कि उसके सर में गोली मार दी जाए। इतने सारे दुश्मनों ने जब भुट्टो को घेर लिया तो एक वक्त पर भुट्टो ने कहा, फिनिश इट। मैं हूं फैसल राइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की 5वीं किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। जिस FIR की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म के कत्ल का मुकदमा तैयार किया गया वो अहमद रज़ा कसूरी ने 1974 में दर्ज करवाई थी। ये दरअसल कत्ल की साजिश का मुकदमा था। इसमें अहमद रज़ा कसूरी का मौक़िफ़ था कि मिस्टर भुट्टो के कहने पर फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF के कुछ लोगों ने उन पर फायरिंग की थी, लेकिन गोलियां उनके बजाय उनके वालिद नवाब मोहम्मद खान कसूरी को लगीं और वो दम तोड़ गए। ये वाक़या लाहौर के इलाके शादमान में पेश आया था और इसका मुकदमा थाना इछरा में दर्ज किया गया था। अहमद रज़ा कसूरी पर इस कातलाना हमले की मुकम्मल वीडियो बाय द वे तफसील से आप इसी सीरीज़ की इस दूसरी वीडियो में देख भी चुके हैं। तो ये मुकदमा पहले भी एक बार दर्ज हो चुका था, लेकिन अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टे जाने के बाद रज़ा कसूरी ये केस दोबारा खुलवाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मगर बात यहाँ एक और भी थी जो बहुत अहम थी। वो ये कि 74 में जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो पंजाब में पीपल्स पार्टी के उस वक्त के वज़ीर आला हनीफ रामे ने इसकी तहकीकात भी करवाई थी। इसके लिए जस्टिस शफीउर रहमान की सरबराही में एक ट्रिब्यूनल भी कायम किया गया था। उस ट्रिब्यूनल के सामने अहमद रज़ा कसूरी भी पेश हुए थे, मगर तब उन्होंने वज़ीर आज़म पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। उन्होंने ये बयान दिया था कि कसूर शहर में उनके सियासी मुखालफिन या फिर कादियानी फ़िरके के लोग जिन पर वो बहुत ज़्यादा तनकीद किया करते थे वो इस हमले के ज़िम्मेदार हो सकते हैं। ट्रिब्यूनल ने फरवरी 75 में अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश भी कर दी थी, मगर इसे पब्लिक नहीं किया गया था। इसके बाद मुलज़िमों का सुराग न मिलने के बायस इस केस को अक्टूबर 75 में दाखिले दफ्तर कर दिया गया, यानी केस अमलन ख़त्म कर दिया गया। केस ख़त्म होने के बाद अहमद रज़ा कसूरी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलने की कई कोशिशें की। वो कसूर शहर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे, मगर मिस्टर भुट्टो ज़ाहिर है इस मुकदमे और मिस्टर कसूरी के मुखालफाना बयानात की वजह से उनसे नाराज़ हो चुके थे। वो उन्हें अपनी पार्टी में वापस लेने पर तैयार नहीं हो रहे थे। अहमद रज़ा कसूरी ने जब वज़ीर आज़म की नाराज़गी देखी तो उन्हें बड़े गमगीन किस्म के खतूत उन्होंने लिखना शुरू किए। इन खतूत में यकीनन वो माफ़ी तलाफ़ी कर रहे थे और अपने माजी के रवैये पर नादिम भी थे। सो क्या हुआ कि आखिरकार जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्हें पार्टी में वापस लेने पर राज़ी हो गए। 6 अप्रैल 1976 के रोज़ अहमद रज़ा कसूरी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया नुसरत भुट्टो से मुलाकात करके दरख्वास्त की कि वो उनकी पार्टी में शमूलियत के मौके पर तशरीफ़ भी लाएं। अगले रोज़ 7 अप्रैल को उन्होंने मॉडल टाउन लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोबारा पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वज़ीर आज़म भुट्टो की खूब तारीफ़ें की। उनकी वालिदा यानी नवाब मोहम्मद खान कसूरी की बेवा ने सहाफ़ियों के सामने ये ऐलान किया कि वो वज़ीर आज़म पर अपने तमाम बेटे कुर्बान कर देंगी। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म भुट्टो के बगैर पाकिस्तान बाकी ही नहीं रहेगा। दोस्तों, ये उसी वज़ीर आज़म के बारे में कहा जा रहा था जिस पर अहमद रज़ा कसूरी अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम लगा चुके थे। वो माजी में असम्बली में खड़े होकर कह भी चुके थे कि भुट्टो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब जाहिर है वो इलेक्शन टिकट के लिए वापस आ चुके थे और खुशामद में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे। हाँ, ये अलग बात है कि इस झूठी दोस्ती का ढोंग वो ज़्यादा देर रचा नहीं सके। इसकी वजह ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें पार्टी में तो कबूल कर लिया, लेकिन इलेक्शन टिकट नहीं दिया। सो मिस्टर कसूरी ने इसको अपनी तौहीन समझा और इंतकाम के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगे। 5 जुलाई को मार्शा ला लगा तो महज 1 हफ्ते के बाद वो अपने वालिद के कत्ल का मुकदमा दोबारा खुलवाने के लिए अदालत पहुंच गए। इंतकाम लेने का इससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिल सकता था।
दूसरी तरफ जनरल ज़ियाउल हक पहले से ज़ैड भुट्टो की किसी ऐसी ही कमजोरी की तलाश में थे जिसके जरिए वो फांसी का फंदा उनकी गर्दन में फिक्स कर सके। अहमद रज़ा कसूरी की शक्ल में उन्हें ये फंदा मिल गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्हें मार्शाला के बाद मरी रेस्ट हाउस में नज़रबंद किया गया था, उन्हें 28 जुलाई को रिहा कर दिया गया। मार्शाला हुकूमत ये तासुर देना चाहती थी कि वो मिस्टर भुट्टो को ज़ाती इंतकाम की भीड़ नहीं चढ़ा रही। मिस्टर भुट्टो रिहाई के बाद कराची चले आए और अपने घर 70 क्लिफ्टन में रहने लगे। 3 सितंबर को, यानी 1 महीने और कुछ दिन के बाद, उन्हें इसी घर में अहमद खान कसूरी कत्ल केस में दोबारा गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। दिन भर रेडियो पाकिस्तान की ट्रांसमिशन और सरकारी ऐलानात में ये बात दोहराई जाती रही कि मिस्टर भुट्टो को सिविल अथॉरिटीज़ यानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ताज़ीरात पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया है, इसका मार्शाला से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हकीकत तो इसके उलट थी। मिस्टर भुट्टो के खिलाफ कमजोर मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चंद रोज भी नहीं ठहर सका था। 13 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस KM समदानी ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सबूतों को मुतज़ाद, कॉन्ट्राडिक्टरी करार देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की तरफ से जनरल ज़ियाउल हक के सबसे बड़े दुश्मन की रिहाई, उनकी जमानत मार्शाला हुकूमत को ग्वारा ना हुई। लाहौर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने फौरी तौर पर यह केस अपने हाथ में ले लिया। इन्हें जनरल ज़ियाउल हक ने ही इस ओहदे पर फाइज किया था। जस्टिस मौलवी मुश्ताक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खुले दुश्मन थे और ये दुश्मनी 14 बरस पहले 1963 में शुरू हुई थी, जब अभी अयूब खान पाकिस्तान के सदर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके वज़ीर ख़ारजा थे और मौलवी मुश्ताक लॉ सेक्रेटरी। कौमी असम्बली में बुनियादी हकूक़ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से एक बिल पर इन दोनों में झगड़ा भी हुआ था, जो फिर ज़ाती दुश्मनी में बदल गया। इसका पहला मुजाहरा उस वक्त हुआ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 65 की पाक भारत जंग के बाद अयूब खान की हुकूमत छोड़कर उनके खिलाफ कैंपेन्स करने लगे, जलसे करने लगे, जिसके बाद 1968 में हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लाहौर की अदालत में उनका ट्रायल शुरू हुआ। इस अदालत के जज कोई और नहीं, यही मौलवी मुश्ताक हुसैन थे। कुछ अरसे तक ये मुकदमा चलता रहा, लेकिन अयूब हुकूमत ने यह सियासी केस जल्द ही वापस ले लिया। मिस्टर भुट्टो रिहा हो गए, लेकिन अपनी रिहाई के बाद वो हर मौके पर यही कहते रहे कि मुझे जनरल अयूब ने तो रिहा कर दिया है, लेकिन मौलवी मुश्ताक ने भी नहीं किया। यानी अगर जस्टिस मुश्ताक के बस में होता तो वो मुझे कभी रिहा ना होने देते। इस मुकदमे ने दोनों की पुरानी दुश्मनी को और बढ़ावा दे दिया। बरसों बाद 1976 में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी हिसाब बराबर करने का एक मौका मिला। मौलवी मुश्ताक हुसैन उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज थे। कायदे के हिसाब से उन्हें चीफ जस्टिस बन जाना चाहिए था, बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने मौलवी मुश्ताक हुसैन को नज़रअंदाज करके जस्टिस असलम रियाज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया। जस्टिस असलम रियाज मौलवी मुश्ताक से 8 साल जूनियर थे। जस्टिस मुश्ताक ने तो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए बरसों इंतजार किया था। इस ओहदे की आस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रमोशन भी मुस्तरद कर दी हुई थी। जब प्राइम मिनिस्टर ने उनकी मुमकिन सीट छीन कर किसी और को दे दी तो मौलवी मुश्ताक के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। ज़ैड भुट्टो के हाथों इस इंसल्ट ने 14 बरस पुरानी नफरत को और हवा दी। जनरल ज़ियाउल हक को भी इस दुश्मनी की बारीकियों का बहुत अच्छी तरह अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने मार्शाला के बाद जस्टिस मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाया था। सो अब मौलवी मुश्ताक हुसैन ने ऐसा इंतजाम करना था कि उनका पुराना दुश्मन और जनरल ज़ियाउल हक का दुश्मन बच ना पाए। मौलवी मुश्ताक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मुकदमे की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। इस बेंच की सरबराही वो खुद कर रहे थे। इसके अलावा इस बेंच में जो बाकी 4 जजेस शामिल थे, जिन्हें जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने ही बड़ी चालाकी से मुंतखब किया था, ज़रा उनके बारे में सुने। इन चारों में से पहले जज जस्टिस ज़कीउद्दीन पाल थे, जो कि सियासी तौर पर भुट्टो के मुखालिफ थे। दूसरे जज जस्टिस आफ्ताब हुसैन मौलवी मुश्ताक के खासुल खास आदमी थे, राइट हैंड थे। वो हर मामले में आंखें बंद करके चीफ जस्टिस को फॉलो करते थे। यानी 5 जजेस के बेंच में चीफ जस्टिस समेत मेजोरिटी 3 जज तो वो थे जो ज़ैड भुट्टो के खिलाफ फैसला देने पर बज़ाहिर तुले हुए थे। बाकी 2 जजेस कभी अक्सरियती फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट भी नहीं लिखा करते थे। मतलब अक्सरियत ने जो फैसला कर दिया वो उसकी हाँ में हाँ मिला देते थे। यूं जस्टिस मुश्ताक ने यह बंदोबस्त कर दिया था कि फैसला 5-0 से भुट्टो के खिलाफ ही आए। इसमें इख्तलाफी नोट की गुंजाइश भी खत्म कर दी गई थी। इस बेंच में जस्टिस KM समदानी यानी मिस्टर भुट्टो को जमानत देने वाले जज को शामिल नहीं किया गया। ये मूव भी इस बात का सबूत थी कि सेटअप सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा देने के लिए तैयार किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म को जमानत के बाद किसी हमदर्द ने खबरदार कर दिया था कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लिहाजा 13 सितंबर को जमानत पर रिहाई के बाद उन्होंने अपनी अहलिया नुसरत भुट्टो को एक खत भेजा। इसमें कहा गया था कि मुझे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए मार्शल लॉ ऑर्डर तैयार किया जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें यानी नुसरत भुट्टो को अपनी गैर मौजूदगी में पार्टी की एक्टिंग चेयरपर्सन मुकर्रर करता हूँ। मिस्टर भुट्टो का ये खदशा कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा दुरुस्त साबित हुआ। 17 सितंबर को रात के तकरीबन 3 बजे फौज और पुलिस की भारी नफरी ने लाड़काना में मिस्टर भुट्टो की रहायशगाह पर धावा बोल दिया। ये कार्रवाई अदालती हुक्म पर नहीं बल्कि मार्शाला कवानीन के तहत की गई थी, जैसा कि भुट्टो ने अपने खत में लिखा था। बेनजीर भुट्टो कहती हैं कि 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात 2 बजे के करीब तकरीबन 70 कमांडोज और पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर उनके घर में दाखिल हुए। लेकिन ज़ाहिर है ज़ैड भुट्टो को इस गिरफ्तारी की तो पहले से तवक्को थी, लेकिन वो अपना सूटकेस वगैरह दूसरा सामान पहले से ही तैयार कर चुके थे। उन्होंने ये बैग्स उठाए और फौजियों के साथ चले गए। मिस्टर भुट्टो को सेंट्रल जेल लाहौर कोट लखपत मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद फिर वो कभी आज़ाद फ़ज़ा में सांस नहीं ले सके। लाहौर हाई कोर्ट में जुल्फ़कार अली भुट्टो का ट्रायल 11 अक्टूबर 1977 के रोज़ शुरू हुआ। ये ओपन कोर्ट ट्रायल था, यानी कमरा अदालत में कोई भी आ सकता था, सहाफ़ी या कोई भी आम शख्स। पहले दिन समाअत के मौके पर अदालत लोगों से खचाखच भरी रही। बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो भी अदालत में मौजूद रहीं। लेकिन चंद माह बाद 25 जनवरी 1978 के रोज़ ट्रायल को खुफिया करार देकर बंद दरवाज़ों के पीछे अदालत लगाना शुरू कर दी गई। ट्रायल के शुरू से ही मिस्टर भुट्टो के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी भी हो रही थी। वो ये कि उन्हें अपने वकला के साथ बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। उनके लिए अलग से कटहरा बनाया गया और सारा वक्त उन्हें वहीं बिठाया जाता। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इस इंतज़ाम पर एतराज़ किया कि वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं हैं। इस पर जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने तंज़िया कहा कि हम सब जानते हैं कि आप एक आरामदेह ज़िंदगी के आदी हैं, आप नाजो नाम में पले हैं, इसीलिए आपको बेंच के बजाय हमने कुर्सी तो दे दी है। साथियों, कत्ल के इस मुकदमे में 7 मुल्ज़िमान थे। मरकजी मुल्ज़िम ज़ैड भुट्टो थे। इनके अलावा FSF के 6 अफसरान भी मुल्ज़िम थे। इनमें FSF के सरबराह मसूद महमूद, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस के डायरेक्टर मियां मोहम्मद अब्बास, इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा, अरशद इकबाल और राना इफ्तिखार शामिल थे। इल्ज़ामात की तफसील ये थी कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मसूद महमूद को हुक्म दिया कि वो मोहम्मद मियां अब्बास के ज़रिए अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल करवा दें। मसूद महमूद ने यह हुक्म मियां अब्बास को पहुंचाया। मियां अब्बास ने इस कत्ल की जिम्मेदारी गुलाम हुसैन को सौंप दी। गुलाम हुसैन ने अपने मातहतों के जरिए ये कार्रवाई अंजाम दी। एक मातहत गुलाम मुस्तफ़ा ने बाकी 2 मुल्ज़िमों अरशद इकबाल और राना इफ्तिखार को हथियार फराहम किए। इन दोनों ने फिर अहमद रज़ा कसूरी की कार पर फायरिंग की, जिसमें उनके वालिद खान कसूरी मारे गए। इस केस में दोस्तों DM ऐवान की क़यादत में वकला की एक टीम जुल्फ़कार अली भुट्टो का दिफा कर रही थी। मुकदमे की समाअत के दौरान हुकूमत की तरफ से मिस्टर भुट्टो के खिलाफ 42 गवाह पेश किए गए, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म ने अपने हक में एक भी गवाह पेश नहीं किया। शायद इसकी वजह यह थी कि उन्हें शुरू ही से अदालत पर एतमाद नहीं था। वो समझते थे कि उन्हें गवाह पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से सबसे अहम गवाही FSF के साबिक सरबराह मसूद महमूद और साबिक इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन ने दी। ये दोनों वादा माफ गवाह अप्रूवर बन गए थे। मसूद महमूद ने अदालत में बयान दिया कि अहमद रज़ा कसूरी के कत्ल का हुक्म वज़ीर आज़म की जानिब से दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने मियां अब्बास को इस कत्ल का हुक्म नहीं दिया तो मुझे और मेरे ख़ानदान को कुछ भी हो सकता है। मुझे कहा गया कि इस ऑर्डर पर अमल करवाना तुम्हारी ज़ाती जिम्मेदारी है। FSF के साबिक सरबराह के मुताबिक वो इस हुक्म को सुनकर घबरा गए थे और कहा था कि यह ऑर्डर मेरे ज़मीर और खुदा के हुक्म के खिलाफ जाता है। इस जवाब पर वज़ीर आज़म भुट्टो गुस्से में आए और धाड़ते हुए बोले कि तुमसे कोई नॉनसेंस बात हम नहीं सुनेंगे। इसी तरह दूसरे वादा माफ गवाह गुलाम हुसैन ने बयान दिया कि उसे मियां अब्बास ने कसूरी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। उसने कहा कि मैं इस कत्ल में मुलविस नहीं होना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाती, यानी उसे नौकरी से निकाल दिया जाता, जो कि उसके बकौल वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। गुलाम हुसैन और मसूद महमूद दोनों को वादा माफ गवाह बनने के बदले में अदालत की तरफ से माफ़ी मिल गई, यानी उन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई। इस तरह FSF के 2 अहलकार इस केस से बचकर निकल गए। बाकी 4 अहलकारों और जुल्फ़कार अली भुट्टो पर मुकदमा चलता रहा। लेकिन इस केस में एक ऐसा सबूत भी था साथियों, जो वाज़े तौर पर चीख चीख कर कह रहा था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो कतई तौर पर बेगुनाह हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो को इस सबूत का पता चला तो वो बेख्तियार कहने लगी, पापा हम तो जीत गए, हम जीत गए पापा। ये सबूत क्या था और अदालत में इसका क्या अंजाम हुआ? गैर जानिबदार न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स भुट्टो केस के मुतालिक क्या कह रहे थे? साबिक वज़ीर आज़म के अदालती कत्ल के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक क्या जाल बिछाया गया था?
ये सब आपको दिखाएंगे लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की अगली किस्त में। साथियों, इस सीरीज में हमने आपको भुट्टो दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में होने वाली अहम तब्दीलियों के मुतालिक बताया है। इसकी पहली किस्त में हमने ये दिखाया था कि कैसे जुल्फकार अली भुट्टो ने बतौर वज़ीर आज़म शिमला समझौता करके पाकिस्तान की ज़मीन भारतीय कब्जे से छुड़ाई थी और 93,000 कैदी भी भारत से वापस लिए थे। ये किस्त आप इस प्लेलिस्ट की पहली किस्त में देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि भुट्टो की बेटी की हुकूमत कैसे ख़त्म की गई, और ये रही उन लाजवाब तारीखी किताबों पर हमारी डॉक्यूमेंट्रीज जिन्हें आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहिए।